Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathWath। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगले वीडियो में। हम लोगों ने इससे पहले मिलनेस थॉमसन मेथड और उससे कंसिक्वेंस कई सारे पढ़े थे कि u गिवन है तो v कैसे फाइंड आउट करें, मतलब u गिवन है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी v कैसे फाइंड आउट करें, v गिवन है तो u कैसे फाइंड आउट करें, और u की मदद से डायरेक्ट एफ जेड कैसे फाइंड आउट करें, v की मदद से डायरेक्ट एफ जेड कैसे फाइंड आउट करें। ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा है। अब आगे क्या है, आगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ जो कि एक बहुत ही बेटर और इम्पॉर्टेंट टाइप है। u माइनस वी टाइप इसको बोलते हैं। ये u माइनस वी टाइप आपको जब भी कभी क्वेश्चन में मिलता है और राइट हैंड साइड में कोई एक फंक्शन दिया होगा इस तरीके का, तो आपको करने का तरीका क्या होगा। अभी तक u गिवन होता था तो आपसे एफ जेड पूछा जाता था, v गिवन होता तो एफ जेड पूछा जाता था, या u और v दोनों आ जाते थे तो एफ जेड निकाला जाता था। ठीक है, अब क्या है, u और v का डिफरेंस दिया होगा और उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, एफ जेड फाइंड आउट करने को। ठीक है, तो ये किस तरीके से करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग पूरी देख लीजिए। ये ऐसे ही किया जाता है, ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जो मतलब मैक्सिमम आपको ऐसे ही पूछा जाता है और बड़ा स्पेशल भी है। करना कैसे है इसको जरा देखिए ध्यान से। पहले तो मैंने लिख लेना है u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना ठीक है। अब जो ये तो गिवन है, इक्वेशन 1 हो गया। एफ जेड जो हमारा है वो u प्लस आई वी टाइप है। ठीक, हम एक काम करते हैं, हम इसे इक्वेशन 2 कर ले रहे हैं और इसी 2 में यानी एफ जेड में ही हम i का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों साइड आई एफ जेड कर ले रहे हैं। तो लेफ्ट में करेंगे आप, राइट में करेंगे तो ये बन जाएगा आई यू, और यहाँ आई स्क्वायर भी हो जाएगा यानी -1 हो जाए तो माइनस आई भी हो जाएगा। चलेगा। अब इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ लीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2 को, सॉरी 2 और 3 को ऐड कर लीजिए। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, प्लस 3। ओके, जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 एफ जेड प्लस आई एफ जेड हो जाएगा। राइट हैंड साइड में u प्लस आई वी और प्लस आई यू माइनस वी हो जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, एफ जेड कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस आई हो जाएगा एफ जेड के साथ, इज इक्वल टू में आप अगर u कॉमन लेंगे और v कॉमन सही से देखें तो u माइनस वी तो मिल ही गया फिलहाल तो, और प्लस आई यू प्लस वी। तो अगर देखा जाए जो हमने आपको बताया एक फॉर्मेट कि u माइनस वी टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर u प्लस वी टाइप का भी क्वेश्चन अगर आता तो भी हम इसे ऐसे ही करते। ठीक है, अब जरा आप इसको थोड़ा सा करें सॉल्व। इतना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस पूरे को, इतने को, इस पूरे को हम कैपिटल एफ जेड मान लेते हैं भाई, वो भी तो फंक्शन ही होता है ना, कैपिटल एफ जेड। और इधर राइट हैंड साइड में हम इसे कैपिटल यू यानी पहले वाले को कैपिटल यू और दूसरे वाले को कैपिटल वी मान लेंगे तो u प्लस आई इंटू कैपिटल वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख भी लेंगे, वेयर वेयर जो हमारा u है वो स्मॉल u माइनस वी है, और जो हमारा v है कैपिटल वो u प्लस वी है। ठीक है, और कैपिटल एफ जेड क्या है, 1 प्लस आई ऑफ स्मॉल जेड एफ जेड, इतना है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए हमें सिर्फ u की बात करनी है, कैपिटल U, क्योंकि उसी में हमारा u माइनस वी छुपा हुआ है और यही हमारा u माइनस वी ही तो गिवन है क्वेश्चन में। देखिए u माइनस वी इज इक्वल टू गिवन, हमें कैपिटल V की बात ही नहीं करनी है, वो तो सिर्फ मान लिया गया, क्योंकि कैपिटल V अगर पूछेगा तो u प्लस वी करके पूछेगा क्वेश्चन में तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो स्मॉल u माइनस वी की वैल्यू कितनी दी है, विद इन अ ब्रैकेट x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये बिल्कुल जैसा अगर एफ जेड एनालिटिक था, बच्चों समझिएगा, एफ जेड एनालिटिक था
तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, ये एफ जेड क्या था, क्वेश्चन में गिवन है कि ये एनालिटिक है, तो उसमें 1 + i मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कुछ चेंजमेंट थोड़ी आ जाएगा, वो भी एनालिटिक हो जाएगा, मतलब इतना पूरा सेंस जो है वो भी एनालिटिक हो जाएगा। यानी कैपिटल एफ जेड जो भी है वो भी हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक, क्योंकि कोई हमने नॉन डिफरेंशिएबल वैल्यू तो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट की नहीं है जिसकी वजह से वो अनडिफाइन हो जाए, है ना। तो ये तो ठीक है। तो अब u की बात करनी है, u गिवन है और u से हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट। याद आ रहा है, ये मान लेते हैं वही स्मॉल u है जो हम लोग पहले मिलने थॉमसन मेथड में इस्तेमाल करते थे। u की मदद से पूरा का पूरा एफ जेड एनालिटिक फंक्शन निकाल लेते थे। पिछली वीडियो में नहीं देखा हो आपने, आप सीधे वाली वीडियो पे जंप मार के आए हों तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इसकी 2-3 वीडियो जो पढ़ी हो उन्हें देख लें, ठीक है। और आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके नोट्स आपको अपलोडेड मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का था वो इस वीडियो के साथ ही साथ आपको थोड़ी देर में अपलोड मिल जाएगा, जिसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जा करके उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यू गिवन है, तो हम लोग क्या करते थे, जब यू गिवन होता था तो हम करने इसके बाद करते थे यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और वाई के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं। यू का एक्स के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन है, मतलब 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, एक यू, एक ब्रैकेट ये है x - y वाला और दूसरा वाला, दोनों में x है। तो हम लोग एक को छोड़कर दूसरे करते हैं, एक को छोड़ा मैंने, अब इस ब्रैकेट का x के रिस्पेक्ट में करिए, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 4xy है ना, तो आपका 4y बचेगा और y² का 0 हो जाएगा। फिर आपने प्लस लगाना है और दूसरे ब्रैकेट का भी कर लीजिए, एक को छोड़ के दूसरे का, ऐसे करते थे ना। तो ये हो गया आपका y², इसको आपने छोड़ दिया, अब इसका करना है। तो इसमें तो x है आपका, y तो कांस्टेंट है तो y तो हट जाएगा, तो x का हो जाएगा सिंपल सा 1। ठीक, अब आपको याद होगा हम लोग इससे phi 1 और phi 2 भी निकालते थे, है ना। तो इसी से phi 1 निकल जाएगा, phi 1 एट z, 0। तो phi 1 z, 0 होता क्या था, यही u का x के रिस्पेक्ट में जो आपने पार्शियली डिफरेंशिएशन किया है, अगर आप इसमें x की जगह पे z और y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो हमारा phi 1 हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पे, देखिए यहीं पे रखेंगे ना z और यहाँ रखेंगे 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ z रख दीजिए और जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रख दीजिए। तो यहाँ मिलेगा अपना z इस ब्रैकेट से 2z मिलेगा, ठीक, क्योंकि 4y तो 0 ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो और इसके बाद क्या मिलेगा, आगे बढ़े, यहाँ से भी मिलेगा आपको प्लस z², और ये तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों में y है, इतना मिल गया। ठीक, तो आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपको मिल गया कितना, 3z² कुल मिला करके, तो यानी phi 1 z, 0 इतना मिला। अब u का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एंड डेवर u बाई डेवर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी वही काम होगा, एक को छोड़कर दूसरे का। तो x - y को अगर आप छोड़ेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x², मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है यहाँ पे, इसको आप छोड़ रहे हैं, इसका करने वाले हैं, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4x और यहाँ से आ जाएगा 2y, है ना। यहाँ से आ जाएगा 4x, सॉरी 4x, बल्कि -4x आएगा क्या, +4x आएगा, 4x + 2y या +4x आएगा, इतना मिल गया, ठीक है। और फिर दूसरे ब्रैकेट को छोड़ेंगे, यानी इसी वाले ब्रैकेट को छोड़ेंगे, कौन सा वाला, x² + 4xy + y²। और जब आप लेफ्ट वाले ब्रैकेट यानी इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो -1 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन -1 दे देगा आपको यहाँ पे, है ना। तो अब इसका हम लोग phi 2 भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, phi 2 z, 0, मतलब इसी में आपको डेवर u बाई डेवर y में ही लिमिट्स रखनी है, z, 0 रखो ज़रा। तो ये तो z हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक ब्रैकेट से z मिल रहा है और इससे भी आपको मिलेगा 4z, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा भाई, माइनस तो मिल ही रहा है क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, x हो गया z, y हो गया 0, तो यहाँ से भी एक तरीके से z² ही मिला, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी 3z² ही बना, मतलब phi 1 और phi 2 सेम बन गया, ठीक है।
अब हमें क्या करना चाहिए, हमने तो सारा काम तो कर लिया, अब लिखना चाहिए यूजिंग मिलनेस थॉमसन मेथड, क्योंकि उसी की मदद में वही मदद करता है हमारा, केवल केवल u या केवल v अगर हमें दिया हो उससे पूरा एनालिटिक फंक्शन निकालना हो तो वो हमारी हेल्प करता है। तो यूजिंग मिलनेस थॉमसन मेथड याद होना चाहिए आपको, इसकी पिछली वीडियो में ही पढ़ाया था मैंने। क्या होता है, होता ये है, अगर आपको पूरा एनालिटिक फंक्शन निकालना हो, वहाँ पे जो फॉर्मूला बताया था उसमें स्मॉल एफ जेड लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल एफ जेड के साथ 1 + i का मल्टीप्लिकेशन को हमने कैपिटल एफ जेड माना है और उसी को एनालिटिक माना है, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म किया ना उसको, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कैपिटल एफ जेड में बनेगा। हालांकि अभी हम इसकी वैल्यू रखेंगे, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू स्मॉल एफ जेड में। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 z, 0 और u गिवन है ना, तो -i 5 z, 0। मैंने बताया था जब अगर v गिवन होगा तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस 5 को साई में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, साई 1 z, 0 और साई 2 z, 0, और यहाँ पे बीच में प्लस लगा देंगे। और उसमें क्या होता है, u पहले पे आता है, v बाद में आता है, तो u का जो 5 1 होगा वो x के रिस्पेक्ट वाला होगा, और u का जो 5 2 होगा वो y के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन वही जब v की बात हो रही होगी तो v में जो साई 1 होगा वो y के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि वो दूसरा है ना। थोड़ा सा मैंने ऐसे ट्रिक से याद करने की भी कोशिश कराई थी आपकी, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं, चलिए रखते हैं वैल्यूज़। तो कैपिटल एफ जेड था ना, तो उसको 1 + i ऑफ स्मॉल एफ जेड कर लेते हैं, क्योंकि अपने को स्मॉल एफ जेड निकालना है ना कि कैपिटल एफ जेड। तो हालांकि अपने कैपिटल एफ जेड को इसमें रख दिया, तो अब की 5 1 जो है तो 3z² - i × 3z², और बाहर में आ गया dz प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर लीजिए, इधर ही पहले तो वही कॉमन आ गया, मान लेते थोड़ी देर के लिए। यहाँ सॉल्व करें अगर हम, तो z³/3 हो जाएगा, और एक तरीके से z³ ही आ गया, -i z³, ये भी z³ हो जाएगा, है ना, प्लस कांस्टेंट हो गया इंटीग्रेशन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो आपका 1 + i है, इसको हम लोग भेज देंगे उधर राइट हैंड साइड में, एफ जेड ही तो निकालना है, एफ जेड = और यहाँ z³ कॉमन ले लीजिए, z³ कॉमन लेंगे, 1 - i अपॉन 1 + i हो गया। और ऐसे तो 1 + i जो है वो c के नीचे भी तो जाएगा, बाई डिवाइड करोगे तो दोनों नीचे जाएगा। ये भी कांस्टेंट, ये भी पूरा ही कांस्टेंट है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हम c1 मान लेंगे। और आप देखो, जब भी कुछ इस तरीके से फॉर्मेट दिया होता है तो उसे हमें कॉम्प्लेक्स जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए दोनों तरफ। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए, वैसे ये तो है क्लास 11 की बात, तो आपको समझ में आनी चाहिए, कोई बात नहीं है। कैसे किया जाता है इसको, देखिए, अगर हमने क्या करना है, हमें जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड। तो नीचे लिखा है 1 + i, इसका कॉन्जुगेट करिए 1 - i, 1 - i का ऊपर ही मल्टीप्लाई करिए 1 - i। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा 1 - i होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a² - b², यानी 1 + 1 हो जाएगा। ऊपर अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो 1² यानी 1, i² - 1, तो 1 से 1 कट गया, और -2i एक तरीके से आएगा केवल ऊपर में, और नीचे 2, तो 2 से 2 का कुल मिला के इतने पूरे का सोल्यूशन -i आएगा। तो आप -i उठा के जैसे पुट करोगे इस पूरे की जगह पे, तो प्रूफ क्या आएगा, -i z³ प्लस इसको नया कांस्टेंट c1 मान लो। तो दिस इज़ आर एनालिटिक फंक्शन, जो कि हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप से फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आपको इसी तरीके से अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला और बहुत ही चमत्कारिक इम्पॉर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पोलर फॉर्म है कॉची रीमैन का। अब ये कैसे करना है, देखिए, इसका जो तरीका है या स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतना सा है कि एफ जेड जो हम लोग ले रहे हैं, एफ ऑफ जेड जो है वो u + i भी तो है,
u प्लस आई वी, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, जहाँ पे u और v दोनों के दोनों x और y के फंक्शंस हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो z है वो x प्लस आई वाई का टर्म है। हम लोगों ने इसको पोलर में कन्वर्ट करना सीखा है, r इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना मैंने बताया, तो इसी की मदद से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो भी आ रहा है आर क्या एफ जेड क्या होना चाहिए इन द, एफ जेड हमारा एनालिटिक होना चाहिए इन द डोमेन डी। इसीलिए तो बात कर रहे हैं, एनालिटिक का मतलब होता है पूरा का पूरा नेबरहुड होना चाहिए, और डिफरेंशियबिलिटी तो किसी पॉइंट पे होती है, लेकिन एनालिटिसिटी इज द डिफरेंशियबिलिटी टू ईच एनबीडी ऑफ अ पॉइंट। उसके किसी भी पॉइंट के आसपास के क्षेत्र में वो पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी उससे हम एनालिटिक बोलते हैं। केवल एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसी पे एनालिटिक बोल दिया तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, इन द डोमेन डी। देन अगर मान लेते हैं ये चार हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जैसे डेवर यू बाय डेवर आर, डेवर यू बाय डेवर थीटा, डेवर वी बाय डेवर आर, और डेवर वी बाय डेवर थीटा। जैसे पहले वाले में क्या था, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में था, वैसे आर और थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, then these are existing and satisfy क्या सेटिस्फाई करने चाहिए, कैसा रिलेशन होना चाहिए। देखिए देखिए, डेवर यू बाय डेवर आर इज इक्वल टू 1/r डेवर वी बाय डेवर थीटा। और दो रिलेशन होंगे, जाहिर सी बात, जैसे उसमें थे वैसे यहाँ पे भी होंगे, डेवर वी बाय डेवर आर। अब देखिए u आता है पहले पे, तो उसके साथ r जब लिखा गया तो वो पॉजिटिव आया, लेकिन v तो आता है दूसरे पे, तो v के साथ तो थीटा ज़्यादा वर्किंग पे होना चाहिए, यानी पॉजिटिव देना चाहिए। लेकिन अब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, डेवर वी बाय डेवर आर अगर लिखेंगे तो वो -1/r और डेवर यू बाय डेवर थीटा होगा। ठीक, ये याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों कॉची-रीमन इक्वेशन है और आपका पोलर फॉर्म है। ये दोनों इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आस्क कर लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में एमसीक्यू पर्पज़ से। और वैसे तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो मैं दिखाऊंगा ही, मैं बताता ही रहता हूँ। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन है इफ़ n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल बिलोंग्स टू का साइन है बच्चों। ठीक है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन शो r पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इज एनालिटिक एक्सेप्ट पॉसिबली एट r इज इक्वल टू 0। मतलब r इज इक्वल टू 0 के अलावा ये हमेशा एनालिटिक है, मतलब इसके पूरे डोमेन में ये एनालिटिक है, r की कोई भी वैल्यू लोगे चलेगा। तो अच्छी बात है, क्यों r बराबर 0 पे नहीं हो रहा है ये भी समझ में आएगा। हम लोग लेट कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं w। ठीक है, इसे w मान लिया, एफ जेड मानो w मानो, बात एक ही है ना, स्टार्टिंग में बताया, r पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ठीक है, देखिए ये पोलर फॉर्मेट है, तो पोलर फॉर्मेट में आपको सारी की सारी चीज़ें वैसे फाइंड आउट करनी होती हैं। यहाँ पे u आपका क्या होगा, देखिए अगर आप r पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो u हो जाएगी प्लेसिंग u की r पावर n cos n थीटा। ठीक है, और v की प्लेसिंग क्या हो जाएगी, r पावर n sin n थीटा। ठीक है, अब आगे इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा। तो करिए, डेवर u बाई डेवर r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा कांस्टेंट होगा, है ना, और u में r पावर n था, cos n थीटा था, तो n आगे आ जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा और cos n थीटा अपनी जगह पे। ऐसे ही आप इसको u को ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r आपका कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, और cos बदल जाएगा माइनस r पावर n साइन n थीटा। देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos n थीटा है, तो cos n का हो जाएगा माइनस साइन n, और n भाई कॉफिशेंट में है थीटा के तो बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, माइनस n r पावर n
और साइन एन थीटा, चलेगा ना? तो डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही डेवर वी बाई डेवर आर फाइंड आउट कर लीजिए। डेवर वी बाई डेवर आर क्या होगा भाई? उसका भी क्या था वैसे, वो साइन में था, आर पावर एन साइन एन था। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इसका डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर हो जाएगा, साइन एन थीटा वैसे का वैसे रह जाएगा। तो हो जाएगा भाई एन आर टू दी पावर एन माइनस वन और साइन एन थीटा। उसके बाद आ जाइए डेवर वी बाई डेवर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करिए। तो इसमें भाई साइन है तो एन तो आएगा ही बाहर, एन आर पावर एन और साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस एन थीटा, चलेगा? इतनी चीज़ें हो गई। अब हमें पता है पोलर फॉर्म जो होता है कॉची रीमैन इक्वेशन का वो क्या होता है, आपने याद कर लिया होगा। मैं आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। यूजिंग कॉची रीमैन इक्वेशन करिए यूज़। क्या होती है भाई, राइटिंग थोड़ी बिगड़ रही है, होती है डेवर यू, मैंने बताया था यू पहले पे आता है, आर भी पहले आता है, तो डेवर यू बाय डेवर आर अगर करेंगे तो 1/r डेवर वी बाय डेवर थीटा हो जाएगा। पहली तो यही इक्वेशन थी, दिखा दूँ, देखिए पर यही तो लिखी है, डेवर यू बाय डेवर आर 1/r डेवर वी बाय डेवर थीटा, ठीक है? ठीक है ना? अगर ये चीज़ आ रहा है, क्या ये चीज़ हो पा रहा है अगर आप सही से देखें तो? चलिए देख लेते हैं। इसी का अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें, ठीक है, यूजिंग दिस, अच्छा सॉल्व ही कर लो, चलो सॉल्व कर लो। अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें या राइट हैंड साइड, चलो सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हमें सेटिस्फाई कराना था ना कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एनालिटिक है कि नहीं, है ना? अच्छा देखो, तो भाई पहले तो ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक, एग्जिस्ट भी करना चाहिए और सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो ये बताइए, ये सारे के सारे जो आ रहे हैं पहले हम लोग को यहाँ पे लिख देना चाहिए, ये क्या एग्जिस्टिंग नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि कंडीशन यही है ना, एग्जिस्ट करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। आप लोगों को पहले बताया मैंने, दो तीन कंडीशन होती है एनालिटिसिटी की। एनालिटिक प्रूव करने के लिए बच्चों तीन कंडीशन होती हैं। पहली बात तो ये जितनी पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो आपके एग्जिस्ट करने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्या ये? आर अगर देखें तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की तरह है, और कॉस और साइन दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस होते ही है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये खुद में भी कॉन्टिन्यूस भी होगा, है ना? सारे के सारे कॉन्टिन्यूस भी होंगे। मैं लिख देता हूँ, आप इसे वर्ड्स में लिख सकते हो, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी। कई बार ये कॉन्टिन्यूस प्रूव करना ज़रूरी नहीं पड़ता, मतलब ज़रूरी नहीं है आप इसे दिखाएं, लेकिन मैं लिख जरूर दे रहा हूँ कि सारी कंडीशन आपके दिमाग में रहे। और ये दोनों होने के साथ साथ कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ठीक है, मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे सी आर इक्वेशन में। तो आर एच एस लिया 1/r और डी वी बाई डी थीटा, सॉरी डेवर वी बाई डेवर थीटा कितना है, एन आर पावर एन और कॉस एन थीटा। अब जरा इसको सॉल्व करो, आर को ऊपर लेके जाओ आप, एन आर टू दी पावर एन माइनस वन और कॉस एन थीटा। तो जो आर एच एस है जो आया है वो किसके इक्वल है? क्या इसके इक्वल नहीं आया है? हाँ बिल्कुल आया है। तो इक्वल आ गया तो एक सेटिस्फाई तो कर गई, है ना? तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डेवर यू बाई डेवर आर के इक्वल। ऐसे सिमिलरली वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। सिमिलरली दूसरा वाला भी हम लोग ले लेंगे। कौन सा वाला? अगर डेवर यू को हम डेवर थीटा के रिस्पेक्ट में करें अगर, तो ये किसके इक्वल आएगा? -1/r डेवर वी बाई डेवर आर, चलेगा? ओ ये थोड़ा उल्टा लिख गया मैं, एक सेकेंड। देखिए, जब आप v को r के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हो तो डेवर v बाई डेवर आर, याद रखने का तरीका यही तो बताया था मैंने, क्योंकि डेवर v तो दूसरे पे आता है तो थीटा के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पहले वाला कर लिया। लेकिन जब आप उसको r के रिस्पेक्ट करो तो पहले लिखोगे ना, इज इक्वल टू -1/r डेवर u बाई डेवर थीटा, ठीक है? जिसमें भी ये आपको करना है, राइट हैंड साइड ले लीजिएगा, उसमें वैल्यू पुट करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन में जो एक बात कही थी, बोला था एक्सेप्ट पॉसिबली एट r इज इक्वल टू 0। तो ये कोई भी जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं सब के सब r की सारी वैल्यू पे डिपेंडेंट हैं, और r की सारी वैल्यू पे ये एनालिटिक तो आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, एनालिटिक हो जाएंगे? क्योंकि इसके आसपास की जितनी भी वैल्यूज होंगी सब पे वो सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें
देखिए n की वैल्यू भी कुछ दी है क्या, n की वैल्यू तो सबके सब रियली नंबर दे रखी है, ठीक कोई बात नहीं है। अब सुनिए, अब अगर हम कहें एट r इज इक्वल टू 0, जरा सोच के देखिएगा, r इज इक्वल टू 0 पे ये जितने भी हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, डेवर u बाई डेवर थीटा, डेवर r या डेवर u बाई डेवर थीटा, है ना, उसके बाद डेवर v बाई डेवर r, डेवर v बाई डेवर थीटा, ये जितने भी हैं वो एक समय ऐसा आएगा कि ये कहाँ पे अप्रोच कर रहे होंगे, इन्फिनिटी पे। कैसे, यहीं देख लीजिए, दिखा देता हूँ। जैसे आपने देखा कि भाई अगर हम ऐसा करें, जब आपने इसको फाइंड आउट किया था, इसको पहले वाले को देख लीजिए, इसको r पावर n-1 है, तो क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि n की वैल्यू 1 से कम आए। जैसे n की मैं थोड़ी देर के लिए सोच, रियल नंबर है ना n, रियल हम इसको मान लेते हैं, ये है n की वैल्यू -2 थोड़ी देर के लिए, तो ये -3 हो गया। और -3 होगा तो इसे आप 1/r पावर 3 करेंगे, r की पावर 3 है, नीचे आया r, जैसे आप 0 रखेंगे तो क्या दे देगा आपको, इन्फिनिटी। नहीं देगा क्या, नहीं दे सकता क्या, दे सकता है। तो यानी r की वैल्यू 0 पे ये वर्क नहीं करेगा। यही काम यहाँ पे इसके साथ भी, n नेगेटिव पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये सीन जो है बन रहा है, जो बताने की कोशिश की गई, जो क्वेश्चन ने कहा है एक्सेप्ट पॉसिबली एट, तो इस पर पॉसिबिलिटी है कि ये हमें इन्फिनिटी दे सकता है या नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू दे सकता है ना, नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो केवल इसको छोड़ करके बाकी, यानी r इज इक्वल टू 0 को छोड़ करके बाकी सब पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। सो w इज एनालिटिक everywhere except possibly at r is equal to 0। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है सबके सब, टू योर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यू पर्पस से जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं वो सारे बताए जाएंगे। कुछ बचे हैं जो इस चैप्टर के, उसके बाद आपका कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि डायरेक्टली आपकी एमसीक्यू में आते हैं, वो बताए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जा कर के ये चैप्टर एंड होगा। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे, जो कि आई थिंक पावर सीरीज़ है ना। क्या लिख गया मैं, डॉक्टर वाली राइटिंग बन रही है, पावर सीरीज़। ठीक है, इस पे चलेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी मैक्सिमम 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का अगला वीडियो जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ेंगे, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, उस पर चलने वाले हैं। वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा 2 से 3 वीडियो में, तो उसकी हो सकता है आज ही वीडियो उसकी भी पड़ जाएगी, नहीं तो कल तो ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं। हाँ, मिलने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हैंड रिटन नोट्स भी आपका टेलीग्राम पे अपलोड हो रहा है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि पेड कोर्स कैसे लें, तो अभी मैं आपको बताऊँ, पिछले सेमेस्टर में मैंने वादा किया था कि सब कुछ फ्री होगा, सारे वीडियोस फ्री होंगे, वेदर दीज आर डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू। अभी आपका डिस्क्रिप्टिव सीखने का समय है, तो आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए पूरा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं है, सब फ्री है। और जब आपका एग्जामिनेशन टाइम होगा, एग्जामिनेशन से 1-1.5 महीने पहले या 1 महीने पहले जितना जल्दी हो सकेगा एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, और उसको 15-20 दिन में उसको भी निपटा लेंगे, वो भी फ्रीली अवेलेबल होगा। एक ही चीज़ आपको पेमेंट में रखनी है, आपका सपोर्ट, और एक सपोर्टर लेवल होगा हमारे यूट्यूब चैनल का, जो आई थिंक हमें लगता है ₹29 के आसपास का मैंने बनाया था पिछली बार, वो डिलीट हो गया है, मैं फिर से बनाना पड़ेगा, कुछ लोगों ने लिया भी था। तो वो सपोर्टर है, आप चाहें तो वो सपोर्ट कर सकते हैं हमें, कोई बाउंडेशन नहीं है, वीडियोस तो सब फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आपके सपोर्ट की अगर सपोर्ट मिलता है तो चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं और अच्छे से बढ़ पाती हैं, क्योंकि आजकल फिज़िकल वर्ल्ड है, तो चीज़ें सपोर्ट से ही आगे बढ़ती हैं। फिर भी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।